प्रिय छात्रों, मैं राकेश नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी विषय लेकर पार्थ एजुकेशन में रोहित सर के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी इन सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय का अध्यापन करूंगा आपके लिए। और इसमें आप ये जानते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने नेट की परीक्षा देनी है या जेआरएफ की परीक्षा, नेट जेआरएफ की एक ही परीक्षा देनी है या टीजीटी पीजीटी, तो उनको सिलेबस के विषय में एक तरीके से जानकारी रहती है। फिर भी हम आपको सबसे पहले सिलेबस के विषय में डिस्कस करेंगे और सिलेबस जो आपका होगा वो सिलेबस नेट और जेआरएफ का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। अब इसी के साथ साथ हम टीजीटी पीजीटी का भी सिलेबस अगले चरण में या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस पर थोड़ा सा अंतर है। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस और नेट के सिलेबस में, नेट का सिलेबस डिटेल अधिक है। जो यूजीसी के सिलेबस में जो नया चेंज आया, उसमें अब जो ऑप्शनल है आपका, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। हिंदी के भी पहले 2 पेपर हुआ करते थे, अब एक ही पेपर होता है। इस एक पेपर को 10 यूनिट में बांटा गया है। और अगर आपने देखा होगा तो 10 यूनिट में हिंदी में कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। सारी की सारी विषयों को, वस्तुओं को, सारे हिंदी के जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि से लेकर हर चीज़ को उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो एक व्यापक सिलेबस बनता है। अगर हम देखें तो इसमें जो आपका यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में जो इसका हेडिंग है, हिंदी भाषा और उसका विकास। इसकी हेडिंग है हिंदी भाषा और उसका विकास। अब इस हेडिंग को 6 यानी यूनिट फर्स्ट को 6 छोटी छोटी उप हेडिंग में या शीर्षकों में बांटा गया है। तो नंबर 1 अगर हम इसमें देखें, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब अगर हम देखें कि हिंदी भाषा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमको देखिए, सारी जो हमारी पहली चीज़ है कि हमारा सिलेबस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिलेबस क्लियर ही नहीं होना चाहिए बल्कि सिलेबस हमें रट जाना चाहिए। और आप तैयारी करते करते आपको कुछ ही समय में सिलेबस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये सिलेबस है और इसमें ये पॉइंट्स हैं, इनको हमको पढ़ना है। तो जब हम कहते हैं हिंदी भाषा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इसमें हमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा देखना है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जब बात करेंगे तो हमारी संस्कृत आ जाएगी, और वो भी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक, अब वैदिक संस्कृति की जब बात होगी तो इसका जो प्रारंभ है, जैसे 2000 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वैदिक संस्कृत का, उसके बाद 1000 से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत का। तो वैदिक संस्कृत में कितने स्वर थे, कितने व्यंजन थे, वैदिक संस्कृत का जो व्याकरणिक स्वरूप था, लिंग, वचन, क्रिया आदि, उसमें कितने थे। इसी तरह से लौकिक संस्कृत में उसमें क्या परिवर्तन किया गया,
ये भी देखेंगे। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जब देखेंगे किस संदर्भ में देखेंगे, हिंदी भाषा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो यूनिट फर्स्ट का पार्ट है, तो उसमें हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहले नंबर पे क्या देखेंगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और मैंने जैसा कि बताया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की जब बात आएगी, भारतीय आर्य भाषा की बात आएगी, तो इसमें हमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों देखने हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब जब हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम पाली, जो कि लौकिक संस्कृत से ही विकसित हुई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और औहट्ट देखेंगे। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषता, उसकी शब्दगत विशेषताओं को देखेंगे, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा अपभ्रंश, औहट्ट और पुरानी हिंदी के आपसी संबंध, ये पारस्परिक संबंध, ये हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। ठीक, जो तीसरा पॉइंट है यह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी और सहित विभिन्न भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जैसे बंगला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, ये सब भारतीय आर्य भाषा हैं। तो हिंदी भी देखेंगे और इसके अंतर्गत जो ये भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनको भी देखेंगे कि इनका विकास कैसे हुआ और किस क्रम में हुआ। ठीक, इसके बाद अब अगला जो हमारा यूनिट फर्स्ट का जो दूसरा पॉइंट होगा, यूनिट फर्स्ट का दूसरा पॉइंट है वो है हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार। हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार। ठीक, अब अगर हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो हम देखते हैं उपभाषा वर्ग। हिंदी को कितने उपभाषा वर्ग में बांटा गया है, अर्थात हिंदी की उपभाषाएं। ठीक, उपभाषाओं में देखते हैं तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। तो हिंदी के उपभाषा वर्ग आपने देखे। इसी के साथ साथ हिंदी की बोलियां देखेंगे। क्या देखेंगे? हिंदी की बोलियां, ये आपके सिलेबस में है। ठीक, हिंदी की बोलियां। तो इन पांचों भाषा उपवर्ग के अंतर्गत, जैसे पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, जैसे गढ़वाली, कुमायूनी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। इसी तरह से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली, यानी इसके अंतर्गत जो बोलियां आ रही हैं उनको हम पढ़ेंगे। और विशेष रूप से हम 3 बोलियों का अध्ययन आपके सिलेबस में रखा गया है। एक है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को आपको पढ़ना है, इसकी विशेषताएं पढ़ना है, चाहे व्याकरणिक विशेषताएं हो, चाहे शब्दगत विशेषताएं हो। फिर अवधि पढ़ना है आपको, और खड़ी बोली,
ये 3 आपका जो है यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा और उसका विकास में आपका यूनिट फर्स्ट का दूसरा पॉइंट है हिंदी भाषा और उसका भौगोलिक विस्तार। ये आपके नेट के सिलेबस का पॉइंट है, ठीक है। तीसरा, अब अगर हम देखें तो जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है हिंदी के विविध रूप, हिंदी के विविध रूप। तो हिंदी के विविध रूप इसमें देखेंगे, हिंदी के 4 रूप आपको मिलेंगे। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। ये आपका तीसरा पॉइंट है जो यूनिट फर्स्ट में हिंदी भाषा और उसका विकास है, ये पहला जो यूनिट है उसका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसका चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है हिंदी भाषा का भाषिक, हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें, इसमें रहेगा आपका हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, ये भी खंड एवं खंडेतर। हिंदी की स्वनिम, आपके चौथे पॉइंट, पहले यूनिट के चौथे पॉइंट में हिंदी की स्वनिम व्यवस्था खंड एवं खंडेतर, ठीक है। इसके बाद हिंदी, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। देखिए, हम पूरा सिलेबस पढ़ लेने के बाद हम आपको फिर अपनी रणनीति बनाएंगे कि हमको कैसे इन 10 यूनिट्स को कैसे पढ़ना है, किस यूनिट्स को हम साथ में रख सकते हैं, कैसे पहले प्रारंभ करेंगे, कौन सा यूनिट और क्या कैसे किया जाए। तो इसके संदर्भ में लेकिन पहले सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखें, इसी में आपको अगला पॉइंट है हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप में हिंदी की शब्द रचना, हिंदी की शब्द रचना। तो शब्द रचना में यहाँ पर जो सिलेबस में है उपसर्ग है, प्रत्यय और समास है। इसके अलावा हिंदी की रूप रचना, हिंदी की हिंदी की रूप रचना। रूप रचना में अगर हम देखें तो रूप रचना में आपका आएगा लिंग, यानी हिंदी में कितने लिंग हैं, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया,
विशेषण और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। जो दूसरा चौथा पॉइंट है हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप, तो हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड एवं खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी की शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। ठीक, इसके अलावा हम वाक्य रचना क्या देखेंगे? वाक्य रचना ये देखेंगे यूनिट फर्स्ट का जो चौथा पॉइंट है हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप में, इसको हम देखेंगे। अब अगला जो पॉइंट्स हमारा होगा वो है पांचवा, हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। इसमें देखें तो इस विविध रूप में क्या आएगा? बोली, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसके अलावा आप देखें इसी में तो संचार माध्यम, संचार माध्यम एवं हिंदी, कंप्यूटर, कंप्यूटर एवं हिंदी, कंप्यूटर एवं हिंदी, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। ठीक, तो जो पांचवा खंड है यूनिट फर्स्ट का हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, उसमें बोली, संपर्क भाषा, बोली हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं, और उसको हम पहले भी देखिए। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट टैली हो गया। ठीक, क्या टैली हो गया कि आपने जब वो भाषा पढ़ा और उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न बोलियां पढ़ा, तो बोली यहाँ भी है। अब अंतर क्या है? अब आपसे बोली वहाँ पर आप देखेंगे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, ये बोलियाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि बोली और संपर्क भाषा में क्या अंतर है, बोली और भाषा में क्या डिफरेंस है, ये हम आपको बताएंगे। बोली में क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक, इसके बाद हम राजभाषा किसे कहेंगे और राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, इसमें अंतर क्या है। फिर संचार माध्यमों में हिंदी का क्या प्रयोग हो रहा है, किस तरह से, कंप्यूटर एवं हिंदी, जो तकनीकी दृष्टि से हिंदी में क्या विकास हुआ है, और फिर हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो हिंदी भाषा को लेकर के प्रावधान किया गया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, ये आपका रहा जो यूनिट फर्स्ट है उसका पांचवा पॉइंट है। ठीक है, अब
जो छठा पॉइंट है इसका, छठा पॉइंट यूनिट फर्स्ट का छठा पॉइंट है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, इसकी विशेषताएं क्या हैं? देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं? और मानकीकरण, ये प्रश्न बहुत आता है। तो देवनागरीकरण की विशेषताएं क्या हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं और उसका मानकीकरण। तो ये आपका इस तरह से 6 बिंदुओं में पहला यूनिट समाप्त होता है। 6 बिंदु आपके कौन कौन से थे? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी के विविध रूप, फिर आपका था हिंदी का भाषिक स्वरूप, फिर आपका था हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप जिसमें आपने बोली, संपर्क भाषा वगैरह देखा, फिर देवनागरी लिपि देखा। इस तरह से ये आपका यूनिट फर्स्ट समाप्त होता है। ठीक, अब आते हैं हम यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड, इसकी जो हेडिंग है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह सबसे बड़ी हेडिंग है। ठीक है, यूनिट सेकंड यानी दूसरी यूनिट ये सबसे बड़ी है। ठीक, अब हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखें तो इसमें कई पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं। पहला, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन क्या है ये हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में। दूसरा है इतिहास लेखन की पद्धति। इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियां हैं, इतिहास लेखन की पद्धति देखेंगे। तो इतिहास लेखन की पद्धति अगर हम देखें तो इसमें जैसे वर्णानुक्रम पद्धति है, कालानुक्रम पद्धति है, किसने वर्णानुक्रम पद्धति को फॉलो किया, किसने कालानुक्रम पद्धति को फॉलो किया, विधेयवादी पद्धति, ठीक है, या वैज्ञानिक दृष्टि पद्धति। तो ये इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धति देखेंगे। इसके बाद हम इसमें देखें तो आदिकाल, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां, ये हम देखेंगे आदिकाल की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। ठीक, इसके बाद आदिकाल में ही हम देखेंगे रासो साहित्य, फिर रास साहित्य। आपने देखा होगा रास साहित्य को ही जैन साहित्य यानी जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य आदिकाल में लिखे गए उन्हें रास साहित्य भी कहते हैं। तो रासो साहित्य देखेंगे, रास साहित्य देखेंगे, नाथ साहित्य,
नाथ संप्रदाय के कवि गोरखनाथ, मसेंद्रनाथ, चरपटीनाथ, जालंधरनाथ, ठीक है, ये जो नाथ संतों ने जो साहित्य लिखा तो नाथ साहित्य देखेंगे। फिर सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य सिद्ध संतों के द्वारा लिखा गया साहित्य, ये देखेंगे। सिद्ध साहित्य, सिद्धों में सिद्ध संत हैं, जैसे इनके नाम के आगे पा लगा हुआ है, सरहपा, कड़हप्पा, डोमिपा, लुईपा, सबरपा, कुकरीपा, ये सभी जो जब हम इसको पढ़ेंगे तो सिद्ध संतों की रचनाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सिद्ध साहित्य देखेंगे। इसके बाद जो आदिकाल की सीमा रेखा में आते हैं अमीर खुसरो और उनकी कविता, या अमीर खुसरो और उनकी हिंदी, और फिर विद्यापति की पदावली आती है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो विद्यापति रहेंगे आदिकाल की सीमा रेखा के अंतर्गत। इसके बाद जो हमारा यूनिट फर्स्ट का दूसरा पॉइंट होगा, यूनिट सेकंड का दूसरा पॉइंट है, वो है आपका भक्ति काल। जब बात आती है भक्ति काल की, तो भक्ति काल के उदय के जो पहला हेडिंग या जो पहला पॉइंट है, भक्ति काल के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ठीक। ये आप जानते हैं कि भक्ति काल के उदय को लेकर के विद्वानों में बड़ा विवाद है, विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। जैसे आचार्य शुक्ल ने कहा कि ये इस्लाम के आक्रमण के प्रभाव के स्वरूप भारत में भक्ति आंदोलन आया, तो उसका सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या था, ये हम देखेंगे। और इसके बाद भक्ति आंदोलन जो है, इस भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या है? भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या था? और दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे कि इसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या था, यानी देश के भीतर की सीमाओं में अलग अलग स्थानों पर भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और जिसके अंतर्गत अलवार और नैनाल संत देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसे और उन संप्रदायों के दार्शनिक आधार क्या हैं, जैसे अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, तो ये इनका दार्शनिक आधार क्या है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, तो ये दार्शनिक आधार क्या हैं, इसको हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम निर्गुण और सगुण जो भक्ति शाखाएं हैं इनको पढ़ेंगे, इनके भक्ति मार्ग की शाखाएं हैं, इनको ये हमारे सिलेबस में रखा गया है, नेट और जेआरएफ के सिलेबस में, ठीक है। तो इसके आगे का सिलेबस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए ये चीज़ ये ध्यान रखिए कि सिलेबस हमारे सामने थारोली याद होना चाहिए, और फिर हम कौन सा सिलेबस कहाँ पढ़ सकते हैं ये हम आपको क्रमशः बताते चलेंगे और उसी हिसाब से पढ़ाते भी चलेंगे। पूरा सिलेबस कवर कराना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे।